हेलो फ्रेंड्स, नारंगी उसका नाम है किंतु है वह रंगहीन। हालांकि कभी रंग था जिस ऋतु में पौधे फूल खिलते हैं, लेकिन आज नारंगी के जीवन में सिर्फ एक ऋतु है जिसका नाम है ग्रीष्म। पत्ते रहित, निदाग के अभाव, आवश्यकता, दुख, गरीबी, यातना की तपिश से असमय ही अपने शरीर और मन की हरियाली खोकर वह चूक गई है। लेकिन कुछ वर्षों पहले शहर की तलहटी वाली गंदी बस्ती में वह मौसमी हवा थी और थी वसंत के सुरभित मलय का झोंका। किंतु कुछ ही वर्षों में अभावग्रस्त दुखदायी घर गृहस्थी के कारण वह सूखी झाड़ियों की सी शुष्क हो गई और गर्म आंधी सा रुख अख्तियार कर चुकी थी। वाकई नारंगी कभी खूबसूरत थी, इस बात पर आज वह कैसे विश्वास करे। चिकने जुड़े में चंपा फूल खोजकर कभी वह इसी रास्ते से काम पर जाया करती थी अपनी माँ के साथ। उसकी आंखों में असंख्य सपनों की नीलिमा भरी होती थी। आज वह फुर रूखे पाल, विवर्ण चेहरा लिए मेरे घर काम करने आती है, अपने 4 बच्चों के मुंह में कौर डालने के लिए। शराबी, लंपट, क्रूर, निठल्ले पति का हाथ पकड़ने का प्रायश्चित करने। मशीन की तरह वह काम करती है, बातें करती रहती है। बातें तो नहीं, बुरी बातें ही कहती है अपने क्रूर पाखंडी पति के लिए। हर रोज नारंगी के विवर्ण शरीर और चेहरे पर पाखंडी पति के निष्ठुर यातना के नए नए निशान। सुबह के नित्यकर्म की तरह, रात्रि के विश्राम की तरह नारंगी का पति नियमित रूप से नारंगी की पीठ पर अपने हाथ की खुजली मिटाता, पति होने का नगाड़ा बजाता, उतना जितना कि कोई निकम्मा पुरुष कर सकता है। मेरे घर काम करने आते ही अपनी पीठ और बदन खोलकर वह अपनी पति की निर्ममता की पिछली रात का उपहार दिखलाती। मेरे आंखों में करुणा के आंसू भर आते, जबकि नारंगी की आंखों में बिजली की लपलपाती ज्वलंत अग्निशिखा। उसके होठों में अपने पति के लिए दुनिया भर की बद्दुआएं होती थी, अकथनीय, असहनीय, बुरी से बुरी गालियां और बद्दुआएं। मुझे ऐसा लगता कि नारंगी के पाखंडी पति शंकरा की यातनाएं कितनी ही बर्बरतापूर्ण क्यों न हो, नारंगी की अकथनीय गालियां, असहनीय बद्दुआएं उससे बढ़कर थी। दुनिया की किसी भी पत्नी के मुंह से किसी भी पति के लिए ऐसी बद्दुआएं शायद संभव नहीं, सिर्फ नारंगी को छोड़कर। नारंगी अपने बदन के घाव को सहलाते हुए उसे बद्दुआएं देती। हरामी भरी जवानी में रास्ते में गिरकर मर जाए, उसके सिर पर बिजली गिर पड़े, उसे सांप डस ले, किसी बड़ी बीमारी से हाथ पैर गल जाए, मेरे ही सहारे पड़े रहे कोड़िया, उसके मुंह में कीड़े पड़े, आंखें फूटकर बाहर लटकने लगे, घर भर चुचुआता फिरे, हरामी खून की उल्टी से मरे, जल्लाद पर ट्रक गाड़ी चढ़ जाए, कलेजा कुचल जाए, अतड़ियां निकल जाए, अनजान बीमारी पकड़े, गंधाती लाश सा पड़ा रहे। मैं कानों में हाथ लगा लेती। शंकरा के प्रति अपनी तमाम घृणा और विद्वेष के बावजूद नारंगी के मुंह से निकली बद्दुआएं मुझे सहन नहीं होती थी। नारंगी के प्रति दिल के दर्द के ज्वार में भाटा पड़ने लगता। कभी कभी मुझे लगता कि मुंहफट पत्नी की असहनीय, अकथनीय गाली गलौज की वजह से ही शंकरा पत्नी के प्रति इतना निष्ठुर और निर्मम हो गया है। लेकिन मेरी ये धारणा गलत थी। शंकरा जैसे अनेक हृदयहीन पुरुषों के लिए पत्नियां महज बच्चे पैदा करने वाली, पैसे कमाने वाली, सुख सुविधा देने वाली मशीन है। मारने से दर्द नहीं होता, भूखे उपासे दिन रात खटने से उनकी जान नहीं जाएगी, बीमारी हो तो उन्हें इलाज की जरूरत नहीं, एक एक करके बच्चे पैदा करने से वे थकती नहीं, उबती नहीं। शंकरा की बस्ती की अधिकतर नारंगियां नींद से उठते ही काम पर जाती है। तुरई के फूल की तरह एक ही रात में उनके कुंवारे जीवन का सुखी सपना टूटकर बिखर जाता है। कभी कभी नारंगी के बदन पर शंकरा की मार के निशान देखकर मैं सिहर उठती। मुझे लगता कि इसी तरह शंकरा के हाथ की मार खाते हुए एक दिन नारंगी की जान चली जाएगी। मैं संवेदना भरे स्वर में कहती, क्या फायदा है ऐसे दुष्ट आदमी के साथ रहने में, उसे छोड़ क्यों नहीं देती? कौन सा वह तुझे पालता है, बल्कि तेरे पैसों से ही मौज उड़ा रहा है। बच्चों का हक छीनता है, तू तो कमाती है, खाती है, फिर ऊपर से इतनी मार क्यों खाती है? नारंगी काम करते हुए कहती, क्या साहब ने कभी गुस्से में आपको भला बुरा नहीं कहा होगा मालकिन? आप लोगों का अपशब्द और हमारी मार दोनों एक जैसे है। हमारी बस्ती में किस औरत ने मार नहीं खाई होगी? फर्क सिर्फ इतना ही है कि कोई 8 दिन 15 दिन में पत्नी की गलती देखकर उसे पीटता है,
मेरा मर्द तो अपनी हाथ की खुजली मेरी ही पीठ पर मिटाता है, कोई बात हो या ना हो तो उसे छोड़ दे। मैं कहती, यदि साहब ऐसा करे तो क्या आप उन्हें छोड़ देगी मालकिन? नारंगी ने सवाल किया। मैंने अप्रतिभ होकर कहा, यह तब देखी जाएगी। हालांकि यदि मैं साहब को छोड़ दूं तो मुझे और कोई दुल्हा नहीं मिलेगा। हम पढ़े लिखे लोगों में यही तो दिक्कत है। पर तुझे दूल्हों की कमी नहीं होगी। तुम लोग तो 10-10 के पास जा सकती हो। किसी अच्छे आदमी को देखकर उसके साथ रहने में हर्जी क्या है? नारंगी मुंह ऐंठकर कहती, सभी जगह की एक ही बात है। आज जो आशिक बने दिलो जान छिड़कते हैं, स्वर्ग से चांद ले आने का वादा करते हैं, कल हाथ पकड़कर अपने घर ले जाने के बाद शंकरा हो जाते हैं। कौन कह सकता है कि वे लोग शंकरा से भी अधिक अमानवीय नहीं होंगे? बार बार कीचड़ में पैर डालने की क्या जरूरत है मालकिन? इसीलिए जानबूझकर एक ही आदमी की मार और गाली गलौज सहती हूँ। अब उससे नाराजगी या अभिमान कैसा? अब तो उससे प्यार और सुख पाने की आस तक भी दिल में नहीं रही। इसीलिए मार खाने से बदन में चोट लगती जरूर है, पर अब दिल नहीं दुखता। दूसरे पुरुष से फिर प्यार और सुख की आस लगाने के बाद हताशा हाथ लगे तो दिल दुखेगा, मन रोएगा, बिलखेगा, जिंदगी बेजान सी लगेगी, जैसा कि शुरू शुरू में शंकरा से मार गाली खाने पर लगता था। घर बदल देने से, पति बदल देने से औरत का नसीब तो नहीं ना बदल जाता मालकिन। मैं कुछ न कह सकी। शायद नारंगी का कहना सही है। 4-4 बच्चों को साथ लेकर नया घर बसाने पर उसे सुख नहीं मिलेगा, बल्कि फिर दुख मिलेगा। कभी कभी नारंगी काम पर नहीं आती, मेरा काम ठप पड़ जाता। दूसरे दिन आते ही मैं उस पर बरस पड़ती। नारंगी नरम गले से कहती, क्या करूं मालकिन, वह हरामखोर कल रात घर नहीं लौटा। माँ बच्चे रात भर जागते रहे। सुबह सुबह बड़े लड़के को साथ लेकर जगह जगह ढूंढती फिरी। शराब के ठेके के पास एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। ट्रॉली रिक्शा में डालकर घर तक लाई, उसे होश में लाई। जिस रोज भी काम पर जाएगा उधर होटल में खाना खाकर, माल चढ़ाकर, शराब पीकर रास्ते में ही कहीं लुढ़क जाएगा। एक बार भी नहीं सोचेगा कि घर पर चारों बच्चों ने खाया या नहीं। मेरी बात तो छोड़िए। मैं खिंचकर कहती, घर नहीं लौटा तो ना सही, तू क्यों गई थी ढूंढने? क्या तेरी पीठ खुजला रही थी? चाहे रोज भात खाने को न मिले, लेकिन मार रोज खाना शायद तेरे लिए आवश्यक हो गया है। उदासी भरी मुस्कान छोड़ते हुए उसने कहा, उसे न धर्म कर्म की परवाह सही, मुझे तो है। धर्म का साक्षी रखकर मैंने उसका हाथ थामा था। उसके मरे मुंह में बूंद भर गंगा जल डालूंगी तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। मुझे तो बस इसी बात की चिंता है कि किसी दिन पिए हुए किसी कुलक्षणी चमक छल्लों के चबूतरे के नीचे कहीं मरा न पड़ा हो। 4-4 बच्चों का बाप है, पर मरते समय मुंह में एक बूंद पानी डालने वाला कोई वहां नहीं होगा। बासी मुर्दा बनेगा। म्युनिसिपालिटी की मुर्दा वाली गाड़ी में उठाकर ले जाएंगे। मुझे पता भी नहीं चलेगा। सूखी मछली और भात खाती रहूंगी, कांच की चूड़ियां पहनती रहूंगी। नारंगी के रोज रुखे चेहरे पर करुणा उभर आती। उसकी रोज की जलती हुई आंखों में बारिश के गुप्त छींटे पड़ जाते। मुझसे नजरें चुराकर काम के बहाने वो चली जाती। कभी कभी मुझे लगता कि परिस्थितियों ने ही नारंगी को मुंहफट, रुक्ष और नीरस बना दिया, वरना वह कोमल हृदया स्नेहमयी नारी ही तो है। नारंगी 1 जून हमारे घर खाना खाती। काम खत्म करके दोपहर 12-1 बजे अपने घर लौटते समय यही उसके दिन भर का खाना समझ लो। सुबह हमारे ही घर चाय पीती है। शाम का काम खत्म करके जब वह वापस आती है तब घर पर जो कुछ होता है पति और बच्चों को परोसने के बाद वह खुद गिलास भर पानी या थोड़ी सी लाल चाय पीकर सो जाती है। उसकी रात की खुराक शराब के नशे में धुत हो लौटे पति की मार और यातनाएं होती है। अक्सर नारंगी अपने हिस्से के भात में से बचाकर अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाया करती। जिन दिनों घर पर खाने को कुछ नहीं होता, पूछने पर कहती पेट मरोड़ रहा है, बदहजमी हो गई है। व्रत उपवास में उसके बच्चों के हिस्से का पकवान अलग से देने पर भी वह अपना हिस्सा पूरा नहीं खाती। मेरे बाध्य करने पर एक आध टुकड़ा मुंह में डालते ही उसकी आंखें छलछला आती। मुंह सिकोड़ते हुए कहती, पेट सूख चुका है मालकिन। आजकल तेल घी की तली चीजें इस शरीर में सत्ती नहीं है, उबकाई आने लगती है। छोड़िए, कंगाल बच्चे छीना झपटी करके खा लेंगे। आप जितना भी देंगी उनके कुएं नुमा पेट में सारा का सारा समा जाएगा। ब्रह्मा राक्षस उनके पेटों में। जिस तरह बाप पूरा ब्रह्मांड खाने के लिए मुंह बाए घूम रहा है, बच्चे
उनसे भी आगे है। मौत भी तो नहीं आती इन राक्षसों को। मेरा तो खून मांस तक नोच नोच कर खाने में जुटे हैं। नारंगी को रोजाना जो तरकारी साग भाजी आदि खाने को देती, वो उन्हें एक साथ मिलाकर रसगुल्ले की खाली हांडी में डालकर अपने पति और बच्चों के लिए घर ले जाया करती और खुद नमक के साथ भात खा लेती। उससे उसको आत्मसंतोष मिलता। उसकी जीभ को कभी तरकारी का स्वाद तक नहीं मिल पाता। एक बार थोड़े से चावल में कुछ महक सी आने लगी थी। मैंने नारंगी को दे दिए। कम से कम रोज रात को एक आधी मुट्ठी भात तो खा लिया करेगी। थोड़ी बहुत महक से क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद 2 दिनों तक नारंगी काम पर नहीं आई। पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं घबरा गई। नारंगी बीमार पड़ गई तो मुझे काफी परेशानी होगी। मुंह फट भले ही हो, इतनी मेहनती औरत मिलना मुश्किल है। शहर के बाहर हमारा नया मकान था। नारंगी का घर करीब ही था। उस दिन पति के दफ्तर चले जाने के बाद मैं रिक्शा लेकर नारंगी के घर गई। उसकी तबीयत के बारे में पूछकर उसे दवा दारू न देने से उसकी बीमारी बढ़ने के साथ ही साथ मुझ जैसी श्रमकृष्ट गृहिणी भी घर का सारा काम करते करते बीमार पड़ जाएगी। नारंगी के घर के आगे ठिठक गई। झुके हुए फंस के घर में बैठी नारंगी भात खा रही थी। मेरे घर से लाए खराब चावल का भात के साथ और कुछ नहीं, लेकिन भात का कौर मुंह में डालने के बाद हाथ पुनः नीचे जमीन में झुलाकर मुंह तक ले जाती। उंगली का पोर जीभ से चाट लेती है। मैंने सोचा खटाई, भुनी हुई सूखी मछली या फिर नमक मिर्च होगा। नीचे जमीन में डालकर वे लोग खाया करते हैं, लेकिन मुझे ये देखकर हैरत हुई कि नारंगी जमीन पर ही उंगली छुला रही है। नीचे चुटकी भर भी नमक नहीं था। मुझे देखते ही जल्दी जल्दी कौर मुंह में डालकर उसी तरह जमीन पर उंगली छुलाकर चाटते हुए वो मेरे पास आई। मैंने पूछा, नारंगी किस चीज के साथ भात खा रही थी? कुछ नहीं, नमक लाने के लिए आज 10 पैसे भी नहीं मिले। चुटकी भर नमक कुठलिया में पड़ा था। एक आलू पड़ा है, वह आएगा तो खाएगा। बिना नमक के साहबजादे का कौर गले से नीचे नहीं फंसेगा। मानो वाकई राजा महाराजा हो कहीं का। नारंगी ने हंसते हुए कहा, सब उसी के पेट में जाए, जल्दी ही भस्म हो जाए। लेकिन मेरा मुंह नमकीन होने लगा था। मैंने पूछा, जमीन से क्या लेकर चाट रही थी? कुछ नहीं मालकिन, सिर्फ बच्चों की तरह अपने मन को बहलाने की बात है। खाली भात खाने की सोचने पर भात गले से नीचे नहीं उतरेगा। इस तरह झूठ मूठ उंगली चाटने पर भात नीचे उतर जाता है। उसमें कुछ स्वाद हो या न हो, सब अपने मन पर निर्भर करता है। जिस दिन भात के साथ कुछ नहीं होता, मैं इसी तरह खाती हूँ। अपनी उंगली की पोर का भी तो कुछ स्वाद होता है। मेरा कौर नीचे धस जाता है। हालांकि नारंगी खुद को ठग कर फीकी जिंदगी से रोजाना स्वाद निकालने की बात कहकर मुस्कुरा उठी, लेकिन मेरी आंखें नम हो आई। रोज सब्जी काटते समय हमारी थालियों के इर्द गिर्द जितनी सब्जी बिखर जाती है, उतने में तो नारंगी पिकनिक मना सकती है। कभी कभार नारंगी दांत निपोर कर विनती करती, मालकिन साहब की कोई पुरानी कमीज हो तो दे दीजिए ना। वह करम जला तो जो भी कुछ कमाता है सबका पेट में डाल देता है। पेट के अलावा पीठ की उसे चिंता ही नहीं। जाड़े में आधी रात को कांपते हुए लौटता है। मैं उसे एकटक देखती रही। उसके बाद गंभीर होकर कहती, लो सुनो, मैं भला उसके बाद गंभीर होकर कहती, साहब का कोई गरम कोट ले जा, लेकिन याद रख, इससे उसे जाड़े में आधी रात को शराब पीकर घर लौटने में और आसानी होगी। नारंगी मुंह बितकाए हुए कहती, लो सुनो, मैं भला अपनी मर्जी से कमीज मांग रही हूँ? मुंह झौसे ने कल रात मुझे यह कहकर खूब पीटा है कि मैं आपसे पुरानी कमीज मांग कर क्यों नहीं लाती। उसने मेरे सारे कपड़े चूल्हे में झोंक दिए। जितना पहनी हूँ बस यही बचा है। नाच पीटा कहता है मालकिन से एक एक करके इतनी साड़ियाँ पहनकर मटकने को मांग लाती है और मेरे लिए कमीज तक नहीं ला पाती। ऐसे निर्लज्ज आदमी से क्या कहूँ। जब से उसका हाथ पकड़ा है एक साड़ी तक नहीं खरीद सका मेरे लिए, बल्कि मेरी 4-4 साड़ियों को चूल्हे में झोंक दिया। उस आग में खुद भी जलकर क्यों नहीं मर गया। उसके बाद शुरू हो जाती उसकी अश्रवणीय अकथनीय बद्दुआएं, हमेशा की तरह, जब तक कि शंकरा नहीं बल्कि नारंगी पर ही गुस्सा और खींच न आ जाती। उस रोज नारंगी मेरे घर आकर बेतहासा रोने लगी। शंकरा का नाम लेकर आंसू बहाते हुए सिर ठोक ठोक कर वह रोए जा रही थी। मैंने सोचा शायद आज उसकी पिटाई अंतिम सीमा लांघ चुकी है, लेकिन नहीं। नारंगी के बदन और चेहरे पर मार का कोई निशान नहीं था।
मन में ये बात भी आई कि शायद नारंगी की कोई बद्दुआ असर कर गई है शंकरा पर तब तो नारंगी को मुक्ति मिल गई है। मुझे तो लगता था कि शंकरा की मौत देखने के लिए ही नारंगी जी रही है। शायद वही इसके दुख का एकमात्र दिन होगा, शायद वही इसके सुख का एकमात्र दिन होगा। इसके अलावा तो उसकी जिंदगी में सुख नाम की और कोई चीज है ही नहीं। लेकिन नारंगी की यह हृदय विदारक करुणा तो लोक दिखावा नहीं है, यह रुलाई तो उसके अंतर से निकल रही है। यह आंसू उसकी आंखों से नहीं बल्कि कलेजा फाड़ कर बह रहे हैं। कहीं नारंगी के किसी बच्चे को तो कुछ नहीं हो गया? नहीं, उसके चारों बच्चे तो माँ के साथ आए हैं। नारंगी ने विनयपूर्वक कहा, मालकिन आपके पैर पकड़ती हूँ, आप जरा मेरे घर चलिए। आपके सिवा मेरा और कौन है जिस पर भरोसा करूं? मैंने सोचा शायद आज शंकरा ने घर में आग लगा दी है। मैं उसके साथ चल पड़ी। रास्ते भर वह दुख भरी सिसकियां भरती रही। मैं उसके घर पहुंची। वहां सब ठीक ठाक था। शंकरा चबूतरे पर बैठा बीड़ी पी रहा था। उसमें कोई हलचल नहीं थी। मैंने खींच भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ? नारंगी ने रुक रुक कर कहा, आपको कुछ नहीं लग रहा मालकिन? क्या? मैंने ऊंचे स्वर में कहा। आस पड़ोस के सारे लोग नारंगी का रोना गाना सुनकर वहां इकट्ठे हो चुके थे। नारंगी जमीन पर सिर पटक पटक कर पुनः रोने लगी। अपनी रुलाई में सुर डालते हुए वह कह रही थी, किसी डायन चुड़ैल ने इसकी मति फेर दी है, किसी ने इस पर जादू टोना कर दिया है। यह आदमी कल से गुमसुम बैठा है। मेरे बाप दादा का नाम लेकर इसने गाली नहीं दी, मुझ पर एक बार भी हाथ नहीं उठाया। जहाँ बैठा जाता है वही बैठा रहता है। जो कुछ परोस देती हूँ सुधरे हुए बच्चे की तरह चुपचाप खा लेता है और दे कहकर बर्तन भांडे नहीं पटकता। यहाँ तक कि कल बूंद भर दारू भी नहीं पी इसने। हे भगवान, ये क्या हो गया? जिस रोज से इसके घर आई हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ। इस पर जादू टोना न हुआ तो भला यह मुझ पर हाथ उठाए बगैर रह सकता था? किस चुड़ैल से हमारा सुख देखा नहीं गया? मेरे भले चंगे आदमी को इस तरह बेढंगा और निठल्ला बना दिया। उसका वंश पुड़ जाए। वह मुझे मारता पीटता था, काटता था, जो चाहे करता था। इसमें किसी के बाप का क्या जाता था? पुनः डू डू सिर पटक कर नारंगी रोने लगी। सभी अवाक थे, मैं भी। लगता है इस औरत का दिमाग खराब हो गया है, इसे इलाज की जरूरत है। अब शंकरा बीड़ी फेंक कर उठ खड़ा हुआ, मेरे करीब आकर बोला, कहिए तो मालकिन, क्या खून हमेशा गर्म रहता है जो इसको मारता पीटता रहूं? अब उम्र बढ़ चली है और कितना पी इस औरत को। पीटते पीटते मेरे हाथों में दर्द होने लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। इस औरत को भी कुछ फुर्सत देना चाहिए। लेकिन ये भला ऐसे होने दे तब ना। देखिए ना किस तरह बिलक बिलक कर रो रही है, मानो इसके बच्चे और घरवाला मरे पड़े हो। बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर शंकरा नारंगी पर गुर्राया। अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा, अब तो मार के बिना रह नहीं सकती। तेरे बाप दादा साले सब के सब मार खा खा कर जीते हैं। साले ठीक हो चुके हैं। हरामजादी चुप रहती है या नहीं? शंकरा ने तड़ाक से एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। होठ फटकर उससे खून की धार बह निकली। नारंगी ने रोना बंद करके शंकरा की ओर देखा। उसकी आंसुओं में डूबती उतराती आंखें मुस्कुरा उठी थी। उसने कहा, मुंह झौसे को कुछ भी नहीं हुआ है रे। मुझे डराने के लिए कल से ढोंग रचाए बैठा है। सोचता है कि मर जाएगा तो मेरा घर और बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मैं डर जाऊंगी इसे कुछ होने से। भला इस पर कौन जादू टोना करेगा? इसे भला मौत कहाँ रखी है? मुझे खाए बगैर यह मरेगा? मैं मूर्ति बनी नारंगी को देख रही थी। उसका पति प्रेम हृदयंगम कर रही थी। नारंगी ने अपने होठ से खून पोंछते हुए कहा, घबराकर आपको बुला लाई थी मालकिन। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। इस अच्छे खासे आदमी के बारे में कितनी अनर्गल बातें सोच चुकी थी। आप घर जाइए। शंकरा ने नारंगी को धकियाते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि मालकिन को इस नरकपुरी में खींच लाई? लगता है तेरा दिमाग फिर गया है। नारंगी ने शंकरा का धक्का संभालकर उसे चुप करते हुए कहा, छी, तेरे लिए ही तो मालकिन को यहाँ बुला लाई थी। फिर कभी यदि ऐसा ढोंग रचाया तो मुंह में एक बूंद पानी भी नहीं डालूंगी। प्यासा छटपटाता रहेगा, समझ ले। लौटते समय रास्ते में मैं सोच रही थी, दोहरी जिंदगी के ऐसे असहनीय उतार चढ़ाव को इतनी सहजता से स्वीकार करने वाली नारी सिर्फ नारंगी ही हो सकती है। यदि मैं नारंगी से इतना ही सीख लूं? नहीं, यह कतई संभव नहीं, क्योंकि मैं नारंगी नहीं, मैं हूँ।
नारंगी के अंदर का मैं शंकरा के अंदर गहरे से गहरे डूबकर मर चुका है। अब नारंगी अपने अंदर मैं को नहीं ढूंढ पाएगी, इसीलिए वह सिर्फ शंकरा की पत्नी नारंगी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप सुन रहे थे प्रतिभा राय की उड़िया कहानी नारंगी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।